गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अध्ययन करेंगे मानव अधिवास। मानव अधिवास। अब यहाँ पर देखेंगे मानव अधिवास टॉपिक में क्या है। मानव अधिवास, मानव किसे कहते हैं, अधिवास किसे कहते हैं। मानव उसे कहते हैं जो भगवान ने हमें जितने भी जीव दिए हैं, जितने में भी प्राण दिए हैं, उन प्राणियों में, उन जीवों में सबसे ज़्यादा जो है सोचने समझने की जो शक्ति है सिर्फ मानव पर ही है। अधिवास किसे कहते हैं। अधिवास मतलब जो होती है बस्ती। और बस्ती किसे कहते हैं, कुछ मकानों अथवा घर के समूह को ही बस्ती कहते हैं। कुछ मकानों व घर के समूह को ही बस्ती कहते हैं। अब समूह आया। अब समूह किसे कहते हैं, दो या दो से जो अधिक जो होते हैं उसको समूह कहते हैं। जहाँ एक ही प्रकार के व्यवसाय के लोग हो सकते हैं या अलग अलग व्यवसाय के लोग भी हो सकते हैं। जो एक ही प्रकार के जो व्यवसाय के लोग जो होते हैं वो अधिकांश जो देखने को गांव में मिलते हैं, और जो अलग अलग जो व्यवसाय के लोग जो कार्य करते हैं वो प्रायः नगरीय बस्ती में देखने को मिलता है। अब जैसे हम लोग ये देखें कि व्यवसाय किसके कहते हैं। व्यवसाय जो है 5 प्रकार के जो होते हैं। एक जो है प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय और चतुर्थ व्यवसाय, पंचम व्यवसाय। अब प्राथमिक व्यवसाय में हम ये देखेंगे, प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं। प्राथमिक व्यवसाय वह होता है जिस व्यवसाय में जो शारीरिक रूप से कार्य किया जाता है, मानसिक रूप से कार्य नहीं किया जाता। ये जो होती है परंपरागत व्यवसाय होती है। यह जो होती है व्यवसाय जो किसी प्रकार से प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, वो अपने पूर्वजों को देख देख कर ये जो है कार्य अनुभव से ही सीख जाते हैं। ये प्राथमिक व्यवसाय में। और प्राथमिक व्यवसाय क्या हो जाता है, जो खेती करना, पशुपालन करना, आखेट करना, शिकार करना, टोकरियाँ बनाना, ये जो है आसानी से कार्य किया जा सकता है। वो आसानी से जो कार्य किया जा सकता है वो प्राथमिक व्यवसाय होता है। अब द्वितीयक व्यवसाय होता है। द्वितीयक व्यवसाय वह होता है जो निर्माण कार्य होता है, एक नया रूप देना होता है। जैसे उदाहरण के लिए प्राथमिक व्यवसाय में जो होता है कृषि कार्य करना। प्राथमिक व्यवसाय में जो है कृषि कार्य करना तो है एक कृषक जो होता है अपने खेतों में जैसे उगाया है गन्ना। अब गन्ना जो उगाया, अब उसको काटा, अब उसके ऊपर जो है मंडी में बेचता है। अब वो क्या करता है, अर्थात जो है वो शक्कर बनाने का कार्य आता है। अब गन्ने के रस से जो चीनी बनाया जाता है वो जो है एक नया रूप हुआ, एक नया निर्माण हुआ, तो वो द्वितीयक व्यवसाय के लोग कार्य करते हैं। गन्ने के रस से जो है बनाने का काम जो किया वो द्वितीयक व्यवसाय होता है। दूसरा उदाहरण हम लोग ये दे सकते हैं, जैसे एक कृषक जो होते हैं वो अपने खेतों पे जो है कपास बोता है। उसके बाद फिर कपास जो चुनता है, कपास चुनने के बाद वो जो है सूती वस्त्र मिल में दे देता है। तो कपास चुनने से उस कपास से जो है एक सूती वस्त्र उद्योग में बनाते हैं, वो एक नया निर्माण करता है। उसी प्रकार से जूट जो बोते हैं किसान, उसको जो लाते हैं, फिर एक गलीचा बन जाता है या दरिया बन जाती है, बोरे बन जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है एक नया रूप देना, एक नया निर्माण करना जो है द्वितीयक व्यवसाय होते हैं। तृतीयक व्यवसाय वह होते हैं जो सेवा प्रदान करता है। सेवा जो है सभी प्रकार से सेवाएं हो सकते हैं, चाहे डाकघर का हो, बैंक का हो, चाहे रेल का हो, चाहे वायुयान का हो, चाहे सड़क मार्ग का हो, जितने, चाहे व्यापार का हो, चाहे वाणिज्य का हो, जितनी भी सेवाएं जो होती है वो तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत होती है। चतुर्थ व्यवसाय वह होती है चतुर्थ व्यवसाय वह होता है से तात्पर्य उन उच्च बौद्धिक क्षमताओं से हैं जिनका दायित्व चिंतन तथा शोध और विकास के लिए नए विचार देना है, जैसे शिक्षा, सूचना, शोध आदि। पंचम व्यवसाय वह होता है जो चतुर्थ व्यवसाय और पंचम व्यवसाय
उन दोनों व्यवसायों में जो है सूक्ष्म रूप से देखने को मिलता है। वो कैसा है? जो वरिष्ठ व्यावसायिक कार्यकारिणियाँ, अनुसंधान, वैज्ञानिक जो उच्च स्तर के जो कार्य होते हैं वो जो होते हैं पंचम व्यवसाय के अंतर्गत होते हैं, है ना। अब यहाँ पर हम ये देखें कि ये तो है व्यवसाय किसे कहते हैं, जो शब्द जो आया इसीलिए मैंने इसको डील किया कि प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय होते हैं। अब हम देखते हैं ग्रामीण अधिवास। ग्रामीण अधिवास प्राय हम लोग को जो दो जगह को देखने को मिलता है, एक ग्रामीण अधिवास, मैं यहाँ पर थोड़ा सा डील कर दूँ ग्रामीण अधिवास के बारे में। ग्रामीण अधिवास की विशेषताएं, ग्रामीण अधिवास की विशेषताएं देखें। ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं? हाँ, ग्रामीण अधिवास में सबसे पहले ये देखते हैं कि ग्रामीण अधिवास में रहने वाले लोग जो है प्राथमिक व्यवसाय पर निर्भर आता है। फिर वही बात आ गई, प्राथमिक व्यवसाय पर निर्भर आती है। प्राथमिक व्यवसाय वह होता है जो आसानी से कार्य किए जाते हैं, जो उसमें शारीरिक रूप से कार्य किए जाते हैं, मानसिक रूप से कार्य नहीं किया जाता है, इसमें किसी प्रकार से प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, जो परंपरागत होते हैं, ये प्राथमिक व्यवसाय को होते हैं, जो खेती करना, पशुपालन करना, आखेट करना, शिकार करना, टोकरी बनाना, नावें बनाना आदि आदि ऐसा जो है आसानी से कार्य किए जाते हैं, वो प्राथमिक व्यवसाय को प्राथमिक बस्ती में के लोग रहते हैं। दूसरा जो है हम लोग कह सकते हैं ग्रामीण बस्ती की विशेषता है, मकान या घर जो होते हैं वो दो भागों में होते हैं। घर जो होते हैं वो दो भागों में होते हैं। वो दो भागों में से अर्थात क्या होता है, एक भागों में जो होते हैं वो परिवार के मुखिया और उसके सदस्य लोग रहते हैं, और दूसरे भाग में जो होता है कि उस घर वाले लोगों का जो है पशु जो होते हैं वो पशुपालन के अंतर्गत होते हैं, जो उसमें चाहे किसी प्रकार से पशु हो, चाहे गायें पूरा पालते हों, चाहे गाय भैंस पालते हों, या पूरा भैंस पालते हो, चाहे ऊँट पालते होंगे, बकरी पालते होंगे, भेड़ पालते, किसी प्रकार से जो ग्रामीण में जो रहते हैं दो भागों में रहता है, एक जो खुद लोग रहते हैं, दूसरा भागों पर जो है अपना उसका पशुपालन किए जाते हैं। तीसरा हम लोग ये कर सकते हैं कि मकान या घर जो है स्थानीय सामग्रियों से बना होता है। गांव में जो बना होता है घर वो जो है स्थानीय सामग्रियों से बना होता है। अब स्थानीय सामग्रियों से कैसा है कि वहाँ के जो घर जो होते हैं वो जो है कच्चे होते हैं, मिट्टी से बना होता है, आसानी से मिल जाता है। खपरेल के बना होता है, बांस से बना होता है, घास फूस से बना होता है, अर्थात वो स्थानीय सामग्रियों से वहाँ जो ये संसाधन मिल जाता है प्राप्त मात्रा में, वो उनसे बनाए जाते हैं। हम लोग का नेक्स्ट अगर देखते हैं कि गांव के घर, गांव की बस्तियां जो बसाई जाती है वो सुनियोजित ढंग से नहीं हो जाता, वो बिखरी हुई होते हैं, है ना। सुनियोजित ढंग से नहीं होता मतलब कोई प्लानिंग नहीं होता, जब घर बनाया जाता है कोई प्लानिंग नहीं होता। यहाँ की जो गलियाँ होती हैं वो बहुत संकरे से होती हैं, बहुत तंग होती हैं, और घर का जो पानी है, निकासी जो होती है वो घर के मुख्य द्वार से होती है, जो उन गलियों में, उन जो तंग गलियों में जो पानी जो है वहाँ से निकलती है, और उस गलियों में जो है पूरा कीचड़ भरा रहता है। ग्रामीण बस्तियों में हम लोग अधिकांश देखते हैं सहकारिता होती है और सहयोग की भावना होती है। यहाँ पर जो होती है, चाहे गांव में किसी के घर में जो है किसी प्रकार से सुख हो या दुख हो, दोनों प्रकार से जब घटनाएं होती है किसी प्रकार से, तो उस पर पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मुख्य गांव के आसपास, जब गांव के आसपास जो है कुछ दिनों पर जो बस्तियाँ उप बस्तियाँ भी बच जाती है। कभी कभी ऐसा भी देखने में आते हैं, जब वो मुख्य गांव होता है उसकी कुछ दूरी पर जो है जगह नहीं होती यहाँ पर, तो वहाँ पर जो है एक बस्तियाँ बच जाती है, उसको हम लोग या भांटा पारा कहते हैं, या तो आमा पारा कहते हैं, फोकड़ पारा, इस प्रकार से बहुत से नाम दिए जाते हैं। ये प्राथमिक व्यवसाय की विशेषताएं होती हैं, है ना। अब प्राथमिक व्यवसाय की विशेषताएं होती है। अब इसके बाद हम लोग ये देखें कि ग्रामीण बस्ती का प्रतिरूप, ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप
हम ये देखें ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप। पहले सबसे पहले हम लोग देखें रेखी प्रतिरूप। रेखी प्रतिरूप किसे कहते हैं, हम ये देखें। रेखी प्रतिरूप, जब किसी गांव का विकास किसी मुख्य सड़क के दोनों किनारों पर धीरे धीरे बसाव हो जाता है, या कोई नहर हो या किसी नदी के दोनों तटीय भागों पर धीरे 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 घर का एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, ऐसे घरों का समूह बन जाता है, वो बस्ती बन जाती है, उसको कहते हैं रेखी प्रतिरूप। यहाँ पर थोड़ा सा हम देख दें कि जैसे ये जो है दिख रहा है, ये कोई मुख्य सड़क हो सकता है, या मुख्य हम लोग नहर कह सकते हैं, या नदी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये तटीय भागों पर या ये किनारों पर हम ये देखें कि यहाँ पर मुख्य सड़क है, यहाँ पर जो है धीरे धीरे इनका बसावट यहाँ पर हो जाती है। ये बसावट हो जाती है यहाँ पे, ये यहाँ पर बसावट हो जाती है, ये मुख्य सड़कें हो जाती है, ये सड़क हो जाती है, ये सड़क, ये गलियाँ हो जाती है ना, यहाँ पर बसावट हो जाता है। तो ये जो है इसको रेखी प्रतिरूप कहते हैं। दूसरा हम लोग कह सकते हैं आयताकार प्रतिरूप, या इसी को कह सकते हैं वर्गाकार प्रतिरूप, या क्रॉस, या इसको कहते हैं चौकापट्टी प्रतिरूप कह सकते हैं। जब चौकाकार प्रतिरूप उसे कहा जाता है आयताकार प्रतिरूप उसे कहा जाता है जब कोई सड़क मार्ग, जब कोई मुख्य सड़क मार्ग किसी दूसरे तरफ से आने वाले मुख्य सड़क मार्ग के दोनों जो है समानांतर काट दी जाती है, तो उसको जो है आयताकार प्रतिरूप कहते हैं। जैसे इसको चित्र के माध्यम से हम देखें, इस प्रकार से जो होता है, मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। अब ये जो है एक मुख्य सड़क हो गई, ये मुख्य सड़क हो गया, ये मुख्य सड़क हो गया। अब यहाँ से भी मुख्य सड़क जो है इसको समानांतर काट रही है। अब ये देखिए कि ये मुख्य सड़क यहाँ पर समानांतर काट रही है यहाँ पर काट रही है, यहाँ पर ये भी काट रही है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कट रही है। ये जो है और यहाँ पर जो है एक बस्तियों का बसावट हो जाता है, यहाँ पर बस्ती का बसावट हो जाता है। यहाँ पर बस्ती का बसावट हो जाता है। ये पूरी बस्ती बच जाती है।
अब ये देखिए चौका पट्टी उसे कहा जाता है, हम क्लियर कर दें। जब गांव का विकास इन सड़कों ये जो सड़क मार्ग है, ये मुख्य सड़क मार्ग है, ये मुख्य सड़क मार्ग है, ये मुख्य सड़क मार्ग है, जब दूसरी तरह से भी और सड़क मार्ग जो आती है, ये सड़क मार्ग आती है, तो उनके जो समानांतर में समांतर काटती है, तो उसको कहते हैं आयताकार। यहाँ पर जो चौक है, यहाँ पर चौक है, यहाँ पर चौक है, और ये जहाँ हम जो रहते हैं वो जहाँ पर रहते हैं, जैसे यहाँ पर रहते हैं, ये हम सड़क पे आए, हमको पता नहीं रहता कि हम जिस घर में रहते हैं उस बस्ती कौन सा प्रतिरूप का है, ये पता नहीं चलता। ये हमको तो या तो ड्रोन के माध्यम से या तो सैटेलाइट के माध्यम से हम देख सकते हैं, तब पता चलेगा कि हम जिस जगह पर रहते हैं वो कौन सा प्रतिरूप है। इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि गोलाकार प्रतिरूप। गोलाकार प्रतिरूप, गोलाकार प्रतिरूप कहाँ पर बसावट होती है? जब कोई झील या कोई तालाब होती है और उसके चारों ओर जो है बस्ती का निर्माण हो जाता है, उसको कहते हैं गोलाकार प्रतिरूप, जो इस प्रकार से चारों तरफ जो है बसावट हो जाती है, इसको गोलाकार प्रतिरूप कहते हैं, है ना। एक होता है सीढ़ीदार प्रतिरूप। सीढ़ीदार प्रतिरूप जो होता है ये पर्वतीय भागों पर होती है। जैसे ये सीढ़ीदार, ये पर्वतीय भाग होता है, उसको काट कर इस प्रकार से बनाया जाता है, तो ये जो है सीढ़ीदार प्रतिरूप होता है। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो है एक समतल भाग होने के कारण, यहाँ पर कुछ घरों का समूह बन जाते हैं, तो ये बस्ती बन जाती है। ये इस प्रकार से यहाँ पर बन जाती है, यहाँ पर हो जाती है, यहाँ पर घरों का समूह बन जाता है, अर्थात जिसको मानव बस्ती, मानव अधिवास कहते हैं, ये यहाँ पर हो जाती है इस प्रकार से। अब यहाँ जो है एक यहाँ से यहाँ से इस प्रकार से एक सीढ़ी के रूप में देखने को मिलता है। ये कहाँ पर होता है? ये पर्वतीय भागों पर हम लोग देखने को मिलता है। अगला हम लोग कह सकते हैं त्रिभुजाकार प्रतिरूप। त्रिभुजाकार प्रतिरूप, त्रिभुजाकार प्रतिरूप। त्रिभुजाकार प्रतिरूप हम ये देखें, जब कोई मुख्य नदी या मुख्य सड़क उसकी सहायक नदी या सहायक सड़क मार्ग, यहाँ पर जो है एक मुख्य नदी हुई या सड़क मार्ग हुआ, तो इनकी यहाँ पर जो है धीरे धीरे बसावट हो जाती है, यहाँ पर बसावट हो जाती है, यहाँ पर बसावट हो जाती है। और इसका मुख्य रूप से हम ये देखें कि यहाँ पर जो है एक मुख्य सड़क मार्ग और ये जो है सहायक है, तो इन भागों पर जो है एक बसावट हो जाती है। यहाँ पर जो है धीरे धीरे गांव का विकास हो जाता है। ये धीरे धीरे बसावट हो जाती है ना। इसको कहते हैं त्रिभुजाकार प्रतिरूप। मतलब जो है ये इस प्रकार से यहाँ से ये इस प्रकार से त्रिभुजाकार प्रतिरूप में हो जाता है। अगला हम लोग कह सकते हैं पंखानुमा प्रतिरूप। पंखानुमा प्रतिरूप कहाँ होता है? जब पंखानुमा प्रतिरूप, जब कोई नदी जहाँ से निकलती है
उसको उद्गम कहते हैं। और जहाँ पर प्रवाहित हो जाती है, प्रवाहित मतलब जो किसी झील, किसी सागर या महासागर में जो है प्रवाहित हो जाती है, मतलब गिर जाती है, तो वो उसको कहते हैं, भौगोलिक शब्द में डेल्टा कहते हैं। और उन डेल्टाओं भागों पर जो बस्तियों को विकास हो जाता है उसको कहते हैं पंखानुमा प्रतिरूप। एक होता है टी आकार का प्रतिरूप होता है, एक होता है तारक प्रतिरूप। तारक प्रतिरूप वह होता है तारक प्रतिरूप। जब तारक प्रतिरूप जो है ये तारा प्रतिरूप में होता है। ये जो चौक होता है तारा प्रतिरूप उसे कहा जाता है। कई बार जो एक गांव के मध्य से, कई बार एक गांव के मध्य से कई सड़कें, जो कई मध्य से कई सड़कें यहाँ से कई सड़कें निकल आती है, विभिन्न दिशाओं में जाती है, उसको जो है तारक प्रतिरूप कहते हैं, है ना। तारक प्रतिरूप वह होता है जब कोई केंद्र बिंदु से अलग अलग दिशाओं में, एक दिशा, दूसरा दिशा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये अलग अलग दिशाओं पर जो है एक गलियां बच जाती है, गलियां का निर्माण हो जाती है, और ऐसी बस्ती का जो बसावट हो जाती है उसको जो है तारक प्रतिरूप कहते हैं। एक और हम लोग अरि प्रतिरूप कहते हैं, एक और होता है अरि प्रतिरूप। ये यहाँ पर बसावट हो जाती है, यहाँ धीरे धीरे बसावट हो जाती है, ये बसावट हो जाती है, ये बसावट हो जाती है। फिर यहाँ पर जो है ये एक मुख्य सड़क हो गई, ये जो है मुख्य सड़क हो गई। मुख्य मार्ग, ये मुख्य मार्ग हुआ, ये मुख्य मार्ग हुआ। यहाँ पर जो है गांव का बसावट हो जाता है, ये गांव का बसावट हो जाता है, ये मुख्य मार्ग हुआ, ये गांव का बसावट हो जाता है, ये गांव का बसावट हो जाता है, ये गांव का बसावट हो जाता है, ये गांव का बसावट हो जाता है। ये जो है मुख्य मार्ग होता है, ये मुख्य मार्ग है, ये मुख्य मार्ग है, ये मुख्य मार्ग है, ये मुख्य मार्ग है। अब अरि प्रतिरूप किसे कहते हैं, चित्र देख लिया। अब इसका परिभाषा इस प्रकार से कर सकते हैं, जिन स्थानों पर कई दिशाओं से कच्ची, जब कोई जिन स्थानों पर कई दिशाओं से जब कच्ची या पक्की मार्ग आकर मिलती है, तो इस मिलन स्थल को, उस केंद्र बिंदु को जो है हम इससे निकाले मार्गों के किनारे मकान बनाए जाते हैं, उसको अरि प्रतिरूप कहा जाता है ना। ये हम लोग गांव का प्रतिरूप हम लोग देखें, रेखी प्रतिरूप हम लोग देखें,
त्रिभुजाकार प्रतिरूप देखें, गोलाकार प्रतिरूप देखें, पंजाकार प्रतिरूप देखें, अरी प्रतिरूप देखें, तारक प्रतिरूप देखें, त्रिभुजाकार प्रतिरूप देखें, है ना, टी आकार के प्रतिरूप देखें। ये जो गांव में बसावट होती है, हम जहाँ पर कहीं ना कहीं पर रहते हैं, लेकिन हम घर से निकलते हैं, फिर गली में जाते हैं, गली से हम मुख्य मार्ग में जाते हैं, ये हमको ज़िंदगी पर पता नहीं रहता कि हम जहाँ पर रहते हैं वो कौन सा प्रतिरूप में होता है। जी हम ऊपर से यदि देखेंगे, बहुत सैटेलाइट के माध्यम से या ड्रोन के माध्यम से देखेंगे, तो हमको पता चलेगा कि हम जहाँ पर रहते हैं वो कौन सा प्रतिरूप है। ओके, अब हम देखते हैं कि ग्रामीण बस्ती के प्रकार किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं ग्रामीण बस्ती के प्रकार। ग्रामीण बस्ती के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। एक सघन बस्ती, दूसरा जो है संयुक्त बस्ती, एक होता है अपखंडित बस्ती, चौथा जो है प्रकीर्ण या बिखरी हुई बस्ती। बिखरी हुई बस्ती। अब यहाँ पर देखते हैं सघन बस्ती। सघन बस्ती किसे कहते हैं, अब ये देखें, इस शब्द से जाहिर होता है सघन मतलब जो है आपस में सट सट कर, एक घर, दो घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, सब घर जो है एक दूसरे से सट सट कर ही घर बनाए हुए होते हैं। और ये जो होता है कि यहाँ की जो गलियाँ होती हैं बहुत तंग होती हैं, बहुत गलियाँ जो होती है बहुत संकरी होती है ना। और यहाँ के जो अधिकांश देखते हैं कि यहाँ का जो घर जो होती है वहाँ का मुख्य द्वार से ही घर का जल जो है निकासी होती है, और जब गली में जो आती है वो पानी तो पूरा कीचड़ कर देती है ऐसे भागों में। और वे सघन इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वो कम जगह होती है, यहाँ पर कम जगह होती है और यहीं पर जो है बसावट हो जाती है। लेकिन इसका तात्पर्य ये है कि क्यों ऐसा बनाया जाता है, तो हो सकता है कि वहाँ पर जो है आसपास में दलदली भाग हो सकता है कि वनी भाग हो सकता है कि वहाँ पर जो है ये भाग जो है कृषि योग्य भूमि हो, इसीलिए उसी स्थान पर जो है सब रहना पसंद करेंगे, वहीं पर घर बना दिए जाते हैं। और आसपास में जो है वनी भाग, दलदली भाग या अनुपजाऊ भूमि होने के कारण वहाँ पर न रहकर उसी भागों पर रहना पसंद करते हैं, जिसको कहते हैं सघन बस्ती। दूसरा जो हम लोग ये कहते हैं संयुक्त बस्ती। संयुक्त बस्ती किसे कहते हैं, अब ये देखते हैं, जब कोई गांव का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है और उस गांव पे कोई जगह ऐसा नहीं होता, कोई स्थान और नहीं ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर और घर बनाया जा सके, तो ऐसी परिस्थितियों में उस बस्ती के कुछ दूरी पर एक घर बन जाता है, फिर दूसरा घर बन जाता है, तीसरा घर बन जाता है। ऐसे करते करते जो है घरों का समूह हो जाते हैं और कुछ बस्तियाँ बन जाती है। लेकिन ये मुख्य बस्ती के कुछ उप बस्तियाँ हो जाती है, तो उसको कहते हैं संयुक्त बस्ती। तो ये इस गांव का मुख्य जो बस्तियां जो होती है उसका उप बस्तियां होती है, इसीलिए इसको कहते हैं वो संयुक्त के नाम से जानते हैं, है ना, संयुक्त के नाम से जानते हैं। और वो जो भाग होता है ना, जो उप बस्तियाँ बनती है गांव में, इसको या तो भांठा पारा कहते हैं, आमा पारा कहते हैं, फोकट पारा कहते हैं, है ना, इस प्रकार से नाम दे दिया जाता है। लेकिन भौगोलिक शब्द में इसको टोला कहते हैं, पूर्वा कहते हैं, पल्ली कहते हैं आदि। एक होता है अपखंडित बस्ती। अपखंडित बस्ती किसे कहते हैं, शब्द से जाहिर हो रहा है अपखंडित बस्ती। अपखंडित मतलब जो है खंड खंड होकर। अब खंड खंड होकर कैसा कि एक घर जो है यहाँ पर बना दिए जाते हैं, दूसरा घर यहाँ पर बना दिए जाते हैं, तीसरा घर यहाँ पर बना दिए जाते हैं, चौथा घर यहाँ पर बना दिए, पांचवा घर यहाँ पर। तो ये सट सट कर ना बनाकर ये जो है कुछ दूरी पर रहता है, कुछ दूरी पर बनाए जाते हैं, और ये सभी मिलाकर एक गांव का निर्माण करते हैं। और ये इसीलिए भी बनाए जाते हैं क्योंकि ये जाति और धर्म के आधार पर होते हैं।
जाति और धर्म के आधार पर अर्थात जो होते हैं जैसे धर्म के आधार पर, जो उन भागों पर जो पंडित लोग यदि रहते हैं, ब्राह्मण लोग रहते हैं, तो अपना पंडिताई जो कार्य करते हैं तो एक ही बस्ती हो जाते हैं। जो बढ़ाई कार्य करते हैं तो एक ही बस्ती हो जाता है। नाइन लोग जो होते हैं बाल काटने वाले होते हैं, उनकी एक बस्ती हो जाता है। लोहार वाला जो होते हैं जो औजार बनाने का काम करते हैं, उनकी एक बस्तियाँ बन जाते हैं। तो ये जो है जाति और धर्म के आधार पर मुख्य रूप से बनाई जाती है। और एक जो होती है प्रकीर्ण या बिखरी हुई बस्ती। यह बस्ती क्या होता है कि यहाँ पर जो है एक घर हो जाता है, दूसरा यहाँ पर हो जाता है, तीसरा यहाँ पर हो सकता है, चौथा ये, पांचवा ये, कि यहाँ पर ये बिखरे हुए होते हैं, बिखरे हुए बस्ती या प्रकीर्ण। जब वो सभी घरों को मिलाकर जो एक बस्ती का निर्माण करता है उसको कहते हैं प्रकीर्ण बस्ती। और ये इसलिए होता है, इसको हम लोग इसलिए इसका निर्माण होता है क्योंकि हो सकता है कि इन भागों पर जो है बाढ़ का भय होता होगा, उपजाऊ भूमि होता होगा, सुरक्षा की दृष्टि को यहाँ पर सुरक्षा नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थितियों में हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियों पे वहाँ पर जो है ये देखने को मिलता है। अभी हमने देखा मानव अधिवास किसे कहते हैं, देख लिया। व्यवसाय किसे कहते हैं वो भी देख लिया हमने। ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं उनको विशेषताएं देख लिया। ग्रामीण अधिवास का प्रतिरूप कौन सा प्रतिरूप में बनाए जाते हैं वो भी देख लिया हमने। ग्रामीण बस्ती के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं वो भी देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि ये जो घर बनाए जाते हैं, मकान जो बनाए जाते हैं, मकानों के निर्माण को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक। यहाँ पर आप देखते हैं मकानों को या घर के निर्माण करने में कौन सा ऐसा तत्व है, कौन सा ऐसा कारक है, कौन सा ऐसी चीज़ें हैं जिसको उस जगह पर घर बनाने के लिए लालायती रहता है और दूसरी जगह पर घर बनाने के लिए लालायत क्यों नहीं रहता। कौन सा ऐसा भाग होते हैं जो कहीं पर यहाँ पर जो घर बनाना चाहते हैं और यहाँ पर घर नहीं बनाना चाहते हैं। हम इसके बारे में तो थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखें कि यहाँ पर जलवायु मुख्य का जो होता है। मकानों के निर्माण, कहाँ पर मकान बनाना चाहिए और कहाँ पर मकान नहीं बनाते, कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण जो बनाया जाता है और किसके कारण जो है मकान नहीं बनाया जाता है। इस पर देखते हैं कि जलवायु। अब जलवायु में देखते हैं कि भूमध्य रेखी, शुष्क भाग या टुंडा प्रदेश। इस पर हम आसानी से इस प्रकार से यदि हम डिवाइड करते हैं तो आसानी से आपको भी समझ में अच्छा से आ सकता है। भूमध्य रेखी, भूमध्य रेखी किसे कहते हैं? भूमध्य रेखी इस शब्द से जाहिर हो रहा है, भू मतलब जो है पृथ्वी और मध्य मतलब होता है पृथ्वी के बीचों बीच। पृथ्वी के बीचों बीच जो खींची गई काल्पनिक रेखा है उसको भूमध्य रेखी कहते हैं। और उस भूमध्य रेखी में ये इस प्रकार से, इस भूमध्य रेखी में सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती है ना। भूमध्य सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है अर्थात लंबवत पड़ती है। जिस स्थान पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती है, तो उस स्थान पर जो है वहाँ की स्थल भाग और जल भाग जो है अधिक गर्म हो जाती है। जब स्थल भाग और जल भाग अधिक गर्म हो जाती है तो उस स्थान पर पाए जाने वाले हवाएं भी बहुत ज़्यादा गर्म होती है। जब हवाएं बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं तो उस स्थान पर पाए जाने वाले
उस स्थान पर जो है पाए जाने वाले जो हवाएं जब गर्म हो जाती है तो उस स्थान पर जो है वाष्पीकृत अधिक होता है। जब वाष्पीकृत अधिक होता है तो उन स्थानों पर जो है संघनन बढ़ती है और संघनन बनने के बाद वहाँ पर जो है बारिश होती है। तो ये परिस्थितियाँ प्रतिदिन इस प्रकार से जो होती रहती, प्रतिदिन इस प्रकार से होती है। तो सुबह जो है तेज़ धूप आती है, तेज़ धूप आने के बाद वहाँ पर जो है बारिश हो जाती है ना, और मूसलाधार बारिश होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में इस प्रकार से होते हैं। जब प्रतिदिन बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, तो वहाँ पर किस प्रकार से होते होंगे, वहाँ पर जो है जो दलदली भाग, जहाँ पर अधिक बारिश होती है वहाँ पर अधिक ज़्यादा दलदली भाग हो जाता है, दलदली भाग हो जाती है। दूसरी बात जो है बहुत जो है सघन वन पाए जाते हैं, संघन वन पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो हम वहाँ पर सूक्ष्म रूप से या तो बृहद पैमाने के जो कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, वो जो कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा जहरीले पाए जाते हैं, है ना। ये एक कीड़ा ऐसा जो होता है, एक मच्छर ऐसा भी पाया जाता है जो टिटिका का मच्छर, जो एक बार जो मानव को काट जाने के बाद जो है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और बहुत ज़्यादा वर्षा भी होती है जिसके कारण वहाँ के जो वृक्ष जो होते हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, 60 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। यहाँ के जो वृक्ष जो होते हैं बहुत कठोर होते हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा सघन होते हैं क्योंकि मूसलाधार बारिश होती है प्रतिदिन। तो भूमध्य रेखीय भागों पर इस प्रकार जब प्रतिदिन इस प्रकार से मूसलाधार बारिश हो रही है, निचली भागों पर जो झाड़ियाँ पाई जाती है, सघन वन पाए जाते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पाए पड़ जाते हैं, बहुत सूक्ष्म से लेकर विशाल प्रकार के जो जहरीले जो कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। तो इस प्रकार पर रहना कैसा बहुत मुश्किल है, उस स्थान पर रहना घर नहीं बनाए जाते। लेकिन रहते हैं कुछ लोग, वो लोग रहते हैं जो जहाँ पर उस स्थान पर जो है जन्म लिए हैं, वो लोग रहते हैं। लेकिन कैसा रहते हैं, जो नीचे में दलदली भाग रहते हैं, बहुत कीड़े मकोड़े रहते हैं। तो ऐसी भागों पर जो है ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष रहते हैं तो मचान बनाकर रहते हैं। दूसरा भाग देखें शुष्क भागों, जिन भागों पर जहाँ तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक होने के कारण वहाँ पर जो है ये देखें कि हमेशा भौगोलिक सप्ताह में ये होता है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ से हमेशा जहाँ कम वायुदाब होती है उस स्थान पर हवाएं चलती है। शुष्क मतलब जो होता है ये जो है अधिक तापमान होती है उन भागों पर होती है। जहाँ पर शुष्क भाग होती है वहाँ पर जो है बहुत कम वर्षा होती है। अधिकांश हम भी कह सकते हैं 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला भाग हो जाती है। तो वर्षा बहुत कम होती है। जैसे हमारे भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों पर देखें 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, थार का मौसम है। तो वहाँ पर वर्षा नहीं होती, पानी का अभाव होता है, तो लोग वहाँ पर क्यों रहेंगे? रहते भी हैं, लेकिन वही लोग होते हैं जहाँ पर वो उसी जगह पर जन्म लिए हैं, वो लोग होते हैं। अतिरिक्त जहाँ पर जाकर नहीं रहते, क्योंकि इसको कहते हैं हम लोग कठोर जलवायु कहते हैं, जहाँ पर उपयुक्तता नहीं रहती। हम लोग ये कह सकते हैं टुंड्रा प्रदेश। और टुंड्रा प्रदेश क्या है, जो शुष्क जो शीतकटिबंध होती है, जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाता है ना, सूर्य की किरणें तो 1-2 महीने के लिए ही पहुंच पाते हैं। तो वहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाते। सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पा जाने के कारण जो है उसके स्थलीय भाग होते हैं पूरा बर्फ़ से ढका होती है। और 1-2 महीने के लिए जो सूर्य की किरणें जो जाती है तो वहाँ पर ग्रीन हाउस से बनाकर रखते हैं, जिससे सूर्य की किरणें वहाँ पर पहुँचती है और ग्लास के कारण, कांच के कारण जो है परिवर्तित करके उनको बिखरा देती है। तो कुछ हरी सब्जियाँ वो अगर निकाला देते हैं तो वहाँ पर जो है चारों तरफ बर्फ़ रहती है। तो ऐसी जगह पर जो है एस्किमो लोग रहते हैं। वो एस्किमो लोग जो है जहाँ पर जन्म लिए हैं वही लोग रहते हैं। कौन वहाँ पर रहना पसंद करेंगे? तो ऐसे पर जो है जब चलते हैं तो उस बर्फ़ में जो है उनके पाँव गड़ जाते हैं, है ना, पाँव गड़ते जाते हैं। और तो ऐसी स्थिति में वो चलाना भी मुश्किल हो जाता है। तो वो लोग जो है एक पशु पालते हैं, वो पशु का नाम जो है रेंडियर पशु होते हैं। ये रेंडियर पशु जो है उनका जो है चाहे किसी भी परिस्थिति में उनका काम आते हैं। ये एस्किमो लोग जो है वहाँ पर जो है हरी सब्जियाँ वगैरह तो नहीं मिलते। ये रेंडियर लोग जो है मांस मछली जो खा कर रहते हैं। ये
एस्किमो लोग जो है टुंड्रा प्रदेश में रहने वाला एस्किमो जो है रेंडियर जो पालते हैं वो इसका मुख्य जो होते हैं खाने पीने का जो होता है, इनका एक भाग ये होता है कि इनका जो है दूध निकाल कर पीते हैं रेंडियर पशु का, इसका खून को भी पीते हैं ये जीवित अवस्था में। जब रेंडियर जो मर जाता है तो वो मर जाने के बाद जो है उसकी जो खालें होती है उसको कोट पहनने के काम आते हैं, दस्ताना पहनते हैं, जूता पहनते हैं, है ना, और इस प्रकार से पहनने के काम आते हैं। उसकी जो नसें जो होती है रेंडियर पशु का, वो रेंडियर पशु का जो है ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते हैं तो गट्ठा बनाने का, बांधने का काम करता है। जो रेंडियर मर जाने के बाद जो है उसकी जो सींगें जो होती है वो जलाने का काम आता है। अर्थात किसी भी अवस्था में रेंडियर जो है जीवित अवस्था में भी काम आता है, इसमें लोगों का मृत्यु अवस्था में भी काम आता है। तो पहले हम लोग देखें जलवायु। दूसरा हम लोग ये कहते हैं तापमान। हम लोग उसको पढ़ रहे हैं किस स्थान पर जो है मकान बनाए जाते हैं और किस स्थान पर मकान नहीं बनाया जाता है, बनाया जाता है तो क्यों बनाया जाता है और नहीं बनाया जाता तो क्यों नहीं बनाया जाता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करें। दूसरा जो है तापमान। तापमान का हम लोग कुछ पॉइंट बना दें हम लोग। अब तापमान देखते हैं, जहाँ पर अधिक तापमान होंगे, जिस स्थान पर अधिक तापमान होंगे वहाँ पर कोई रहना पसंद नहीं करेंगे, है ना। और जिस स्थान पर तापमान यदि कम होता है, जैसे उदाहरण के भूमध्य रेखीय भागों पर तापमान अधिक होती है तो वहाँ पर रहना पसंद नहीं करते हैं। जहाँ पर बिल्कुल तापमान नहीं मिलता वहाँ पर भी लोग रहना पसंद नहीं करते। उन भागों पर रहना पसंद करते हैं जो जलवायु जो है, जो तापमान जो है उसके अनुकूलता हो, रहने योग्य हो। जैसे शीतोष्ण कटिबंध में, संसार में हम उन भागों पर सबसे ज़्यादा घनत्व है जहाँ शीतोष्ण कटिबंध भागों पर है, जो 23.5 से लेकर 23.5 66 अक्षांश पर जो है शीतोष्ण कटिबंध पाए जाते हैं, उन भागों पर देखने को मिलता है। तीसरा हम लोग ये कह सकते हैं कि वर्षा। अब वर्षा के तात्पर्य ये होता है कि वर्षा जिस स्थान पर वर्षा बहुत अधिक होता है उन स्थान पर रहना पसंद नहीं करेंगे, बिल्कुल वर्षा नहीं होता उन भागों पर रहना पसंद नहीं करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, संसार में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है मेघालय में होती है, भारत के मेघालय में होती है। भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो मेघालय में होती है। मेघालय के चेरापूंजी या तो मासीराम में हम लोग कह सकते हैं। तो ऐसे स्थानों पर लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, है ना। तो अधिक वर्षा होती है। अब वहाँ पर जो है क्यों अधिक वर्षा होती है, क्योंकि उन स्थानों पर जो परिस्थितियाँ भारत में जो है, जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है, जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है, ये पहाड़ी जो है भारत में जो परिस्थितियाँ है पहाड़ी का, वो संसार के किसी भागों पर नहीं है। क्योंकि यह जो होती है यहाँ से भाप भरे आती है और ये इन्हीं भागों पर चली जाती है, लेकिन वापस निकलने का नाम नहीं होता। इसीलिए इसको कीपनुमा, ऐसी आकृति को जो कीपनुमा कह सकते हैं, कीपनुमा से अर्थात घोड़े का नाल होता है उस स्थान पर जो होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग ये परिस्थितियाँ मेघालय में है, भारत के मेघालय में। और जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ पर रहना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है जो घर बनाए जाते हैं, अधिक वर्षा में जो घर बनाए जाते हैं, यहाँ की जो घर जो होती है वो इनकी जो सतह जो होती है, छत जो होती है वो ढलान के रूप में होती है। ये इस प्रकार से ढलान होती है। और मैदानी भाग में जो होता है वो जो है एक चौरस के रूप में देखने को मिलता है। दोनों में यही अंतर होता है। जहाँ अधिक वर्षा होती है तो अधिक वर्षा होने के कारण ये वर्षा का जल जो है आसानी से गिरने की स्थिति पे होती है, और जहाँ पर सामान्य स्थिति मैदानी भाग में या जो बिल्कुल वर्षा कम होती है वहाँ पर इस प्रकार से होती है, जो समतल भागों पर होती है। अब दूसरी बात यह है, उन भागों पर रहना पसंद नहीं करेंगे जहाँ पर 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जैसे हम भारत का राजस्थान भागों पर, जो वहाँ पर कहीं पर भी जो पानी का
बिल्कुल पानी का अभाव रहता है, जहाँ पर पानी की सुविधाएं मिल जाती हैं, उन भागों पर थोड़ी थोड़ी भागों पर रहते हैं। जैसे भारत के राजस्थान के भागों पर देखें, इंदिरा गांधी नहर है, वहाँ पर बसावट है ना, सांभर झील है, वहाँ पर बसावट है आदि। हम लोग चौथा ये देख सकते हैं कि पर्याप्त संसाधन। यहाँ पर प्राप्त संसाधन, प्राप्त संसाधन से तात्पर्य ये है कि पर्वतीय भागों पर, है ना, जहाँ पर जो पर्वतीय भागों पर एक होता है उच्च वासकता पर्वतीय भाग, पठारी भाग, मैदानी भाग। पर्वतीय भागों पर रहना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन जिस स्थान पर पर्वतीय भागों पर वो संसाधन उपलब्ध रहते हैं, घर बनाने के लिए पत्थर रहते हैं, उस वनी भागों पर जो बाँस रहते हैं, लकड़ियाँ रहती हैं, जो सभी प्रकार के संसाधन जो उपलब्ध हो पाती है, तो वो पर्वतीय भागों पर रह सकते हैं। अर्थात या फिर हम ये कह सकें कि या मैदानी भाग में रहते हैं या तो पठारी भाग में रहते हैं। अब ये देखते हैं कि मैदानी भाग, पठारी भाग और पर्वतीय भाग किसे कहते हैं। जो समुद्र तल से जो 300 मीटर की ऊंचाई पर जो पाई जाती है वो मैदानी भाग होता है। 300 से 600 की मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है वो जो है हम लोग पठारी कह सकते हैं। 600 से जो ज़्यादा ऊंचाई पर होती है उसको हम लोग पर्वतीय भाग की संज्ञा दी जा सकते हैं। तो पर्वतीय भागों पर बहुत कम लोग रहते हैं, जो रहते हैं तो प्राप्त संसाधन हो पाती है तब रहते हैं, या पठारी भागों पर, मैदानी भागों पर रहना पसंद करते हैं। दूसरा जो है जापान के भूकंप क्षेत्र पे है। दूसरा जो है हम जापान का एक उदाहरण लेते हैं, उस स्थान पर प्राप्त संसाधन से टॉपिक है, अपना पॉइंट है, बिंदु है, इसलिए हम लोग देख रहे हैं जापान। जापान कहाँ पे है। जापान जो है, जापान में जो घर बनाए जो जाते हैं, है ना, जापान में जो घर बनाए जाते हैं वो जो है इस प्रकार से ईंट पत्थर से, सीमेंट से नहीं बनाए जाते हैं, जबकि वहाँ के जो बनाए जाते हैं वो बाँस से बनाए जाते हैं, लकड़ियाँ से बनाई जाती है, तख्तियों से ही बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्यों ऐसा नहीं है कि वहाँ जो है अति पिछड़े वगैरह है या पिछड़े भाग हैं या तो विकासशील देश है, ऐसे नहीं है, वो तो विकसित देशों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे क्यों बनाए जाते हैं, तो उसका एक पॉइंट है कि यहाँ पर जो है आए दिन ही भूकंप आती है, आए दिन ही भूकंप आ जाती है। अब भूकंप किसे कहते हैं ये देखते हैं कि भू मतलब पृथ्वी और कंप मतलब होता है कंपन, जो पृथ्वी का हिलना, पृथ्वी हिल जाता है और पृथ्वी हिलने के कारण जो जापान जो है के भूमि जो है हिल जाने के कारण जो वो पूरी घर जो है एक बार में धराशायी हो जाती है, जिसके कारण वो इस प्रकार से नहीं बनाया जाता। क्लियर हुआ? अब तो वो क्यों भूकंप सबसे ज़्यादा यहाँ पर आते हैं, अब ये देखते हैं, है ना। जापान जो है एक द्वीप है, और द्वीप किसे कहते हैं ये भी देखें। जो स्थल भाग चारों ओर से जल से घिरी हुई होती है उसको द्वीप कहते हैं। अब ये कहाँ पर है? ये संसार के सबसे बड़ा जो महासागर है, प्रशांत महासागर, वहाँ पर उसका द्वीप है, और प्रशांत महासागर को कहा जाता है अग्निवलय। अग्निवलय, अग्निवलय किसे क्यों कहा जाता है, अब ये देखते हैं कि प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी अधिक होती रहती है। ज्वालामुखी, अब ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ज्वाला मतलब जो है आग, मुख मतलब मुंह, जो आग निकलता ही रहता है तो उसको कहते हैं ज्वालामुखी, है ना। अब जो पृथ्वी के आंतरिक भागों से जो धूल, कण, जल, वायु, है ना, इस प्रकार से बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही ज्वालामुखी कहते हैं। अब जब वो बाहर जब निकलता है, जैसे ये स्थल भाग जब बाहर निकलता है तो ये जो है यहाँ से निकला तो ये वाला भाग जो है हिलेगा, ये भाग हिलेगा, इसीलिए